हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडुवर्ल्ड। आज हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लिया था इन 2018 फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। और टोटल इसके अंदर 80 क्वेश्चंस आए थे। आज हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले इस तरह मैं 4 वीडियोस अपलोड कर दूंगी, तो आज हम करते हैं पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व। तो इसके अंदर देखो, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था। The emission of alpha particles results in the formation of an element which lies one place to the right in the periodic table, two places to the right, one places to the left, and two places to the left in the periodic table. ओके, तो ऐसे कोई अगर हम ले लेते हैं बच्चे, कोई पेरेंट ले लो, एलिमेंट एक्स से कोई वाई बन रहा है और उसके साथ अल्फा पार्टिकल्स अमिट हो रहे हैं। तो अगर कोई आपका जो पेरेंट एलिमेंट है उसका लेट से ए है उसका एटॉमिक मास और जेड है उसका एटॉमिक नंबर, तो अगर अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा बाय 4 यूनिट्स एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा बाय 2 यूनिट्स। अगर पहले उसका एटॉमिक नंबर जेड था पीरियोडिक टेबल में, अब उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, जो नया एलिमेंट बना है उसका आ गया Z-2। इट मीन वो क्या हुआ, 2 यूनिट पीछे चला गया, पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर कम हो गया। ओके, इट मीन उसने अपने 2 प्लेसेस लेफ्ट की ओर मूव करा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल। तो डी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मन। ओके, तो जर्मन ने दिया था वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेरिमेंटली। इसके बाद है ClF3। इसकी शेप बतानी है, शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल। ओके, तो अगर हम ClF3 का देखते हैं तो आपको पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्लोरीन के लिए 3s2 3p5। ये होती है ना। और जो 3d ऑर्बिटल है वो ग्राउंड स्टेट में क्या रहता है, वेकेंट। उसके बाद क्या होता है, 3 फ्लोरीन अटैच होने हैं, तो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पे, वो शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक यहाँ पे अनपेयर्ड, और एक चला जाएगा 3d ऑर्बिटल में। ये है 3s 3p एंड 3d। और यहाँ पे फ्लोरीन अटैच होगा, 3 फ्लोरीन है। तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, वो क्या आती है sp3d। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अगर हम बना के देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, तो सेंटर में रहेगा क्लोरीन। उसके बाद जो फ्लोरीन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स है ना फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है इनकी, तो इसलिए ये एक्सियल पोजीशन प्रेफर करेंगे। तो पहले 2 आप एक्सियल पोजीशन पे लगा दो, थर्ड रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाना है ना, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो रहेंगे ऐसे। तो वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं, बट अगर हम इसकी एग्जैक्ट शेप देखें तो वो कैसी दिख रही है, टी शेप। ओके, तो इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो रहेगी टी शेप। इसके बाद पूछा हुआ है द कंपाउंड यूज्ड इन पोर्टेबल हाइड्रोजन जनरेटर। तो इसके अंदर देखो इन्होंने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इन्होंने जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा डी। ओके, नन ऑफ द अबव। क्या बोला हुआ है, द कंपाउंड यूज्ड इन पोर्टेबल हाइड्रोजन जनरेटर्स। तो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं ए बी सी, ये तीनों नहीं आएंगे, इसका आंसर आएगा नन ऑफ अबव। एक्चुअल में द कंपाउंड यूज्ड इन पोर्टेबल हाइड्रोजन जनरेटर इज कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्राइड क्या करता है, जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है पोर्टेबल हाइड्रोजन जनरेटर्स में, तो इसमें क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वाली रिएक्शन होती है।
ओके, तो इसलिए जो कंपाउंड यूज होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्राइड, और ये वाला ऑप्शन में दे नहीं रखा था, तो इसलिए इसका आंसर आना है नन ऑफ द अबव। इसके बाद पूछा हुआ द ग्लास कंटेनिंग सीरियम ऑक्साइड एज वन ऑफ इट्स सब्सटीट्यूएंट्स इज। तो इन चार ऑप्शंस के अंदर जिसमें सीरियम ऑक्साइड एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है क्रूक्स ग्लास, तो इसका ए है करेक्ट आंसर। ओके, तो क्रूक्स ग्लास है जो, इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम सिलिका इट आल्सो कंटेन सीरियम ऑक्साइड, तो ए ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। तो देखो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें आपको 15 लीटर हाइड्रोजन बोला हुआ है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। बी ऑप्शन के अंदर 5 लीटर, ओके क्या बोला है, 5 लीटर नाइट्रोजन। और इसी तरह अगर सी ऑप्शन देखते हैं हम, उसके अंदर क्या बोला हुआ है, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन। डी ऑप्शन है जो, उसके अंदर बोला गया है 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस। क्लियर, तो हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ कर देती हूँ ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितनी वैल्यू होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर आपने मोल्स कैलकुलेट करके रखने हैं और यहाँ से आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चारों केसेस के अंदर। तो अगर हम एसटीपी की बात करें, हमें क्या दे रखा है, ए और बी ऑप्शन के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम एसटीपी की बात करते हैं तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल जो होता है आइडियल गैस का, वो किसके इक्वल होता है, 22.4। एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, एन आइडियल गैस वो रहता है 22.4 लीटर। क्लियर, तो इट मीन दैट 22.4 लीटर जो है, ओके, ये वॉल्यूम किसका होता है, 1 मोल का। क्लियर, तो जो 1 लीटर वॉल्यूम है वो किसका होगा, 1/22.4 मोल। ओके, और हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ही एसटीपी कंडीशंस के ऊपर दे रखी है। तो 15 लीटर जो है, अगर हम हाइड्रोजन का निकालते हैं तो उसके 15 लीटर वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स होंगे, 15 को इसके साथ आप कर दो मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाते हैं 0.67 मोल्स। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के केस के अंदर 0.67 मोल्स आते हैं। ओके, तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। 5 लीटर दे रखा है नाइट्रोजन का केस, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, नाइट्रोजन के केस में 5 लीटर यूज कर लोगे यहाँ पर। ओके, तो बाकी कैलकुलेशन तो ये वाली सेम रहेगी। तो इस तरह अगर आप नाइट्रोजन के केस में कैलकुलेट करोगे तो वो आते हैं 0.22 मोल्स। इसके बाद देखो सी और डी ऑप्शन है, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रखी है, आपको ग्राम्स में दे रखी है, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अगर ऐसा केस है तो अब आपने क्या कैलकुलेट करने हैं, इनके लिए भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर इनके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास। तो इनका मास रखो और मोलर मास हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का रखो, यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अगर आप इनको कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो हाइड्रोजन के केस में आ जाएगा 0.25 मोल्स, और ऑक्सीजन का अगर हम केस देखें सिमिलरली, उसके केस में नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं 0.3125। ओके,
तो ये चारों के क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ पे वैल्यू रखनी है। जैसे हाइड्रोजन के इसमें कितने आए हैं, 0.67, तो ये वाली आप वैल्यू इधर रखोगे। यहाँ से रखने के बाद आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इस तरह अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो रहते हैं हाइड्रोजन के केस में। आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो हाइड्रोजन के केस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रहेंगे 4.03 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन के केस में रहेंगे 1.32 इंटू 10⁻23। हाइड्रोजन के केस में 0.5 ग्राम में 1.51 इंटू 10⁻23। एंड डी ऑप्शन है जो उसके अंदर रहेंगे 1.88 इंटू 10⁻23। तो हमने क्या बताने थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। तो इसका जो चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आना था ए। क्लियर। आगे देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मीजॉन्स। फर्स्ट क्या दे रखा है, इट इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, इट इज लाइटर देन इलेक्ट्रॉन, इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये टिपिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, नॉट ऑलवेज, बट हम कंसिडर कर सकते हैं टिपिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। इट इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और इट इज लाइटर देन इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जो नहीं करेक्ट है वो कौन सा है, नॉट करेक्ट, इट इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने नॉट करेक्ट ही बताना था, तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए। क्लियर। इसके बाद देखो क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। ओके, तो इन चार ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखा है, पॉलिंग इक्वेशन, नर्नस्ट इक्वेशन, डीबे इक्वेशन, नॉन ऑफ द अबव। तो इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पॉलिंग इक्वेशन। तो कौन सी होती है पॉलिंग इक्वेशन, जिसमें से परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकल सकता है, जिसको यूज करके वो होती है 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा साई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। और डेल्टा साई क्या है आपका, electronegativity difference between two atoms, electronegativity difference between two atoms forming bonds। क्लियर। तो इसका ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, आयरन एग्जिबिट स्ट्रक्चर इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 910 टू 920 डिग्री सेल्सियस। तो आयरन के केस में अगर हम देखें तो एट रूम टेम्परेचर के ऊपर जो आयरन होता है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर ये बीसीसी स्ट्रक्चर में रहता है, और एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 900 डिग्री सेल्सियस ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एफसीसी स्ट्रक्चर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आना है वो है एफसीसी, क्योंकि हमें कौन सी दे रखी है रेंज, ग्रेटर देन 900 डिग्री सेल्सियस। इसमें नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, अकेजन प्रोसेस प्रोड्यूसेस। ओके, चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिलिका कोक, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस में ये यूज होती है सिलिकॉन कार्बाइड एंड ग्रेफाइट बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्लस ग्रेफाइट। ओके, तो बेसिकली होता क्या इसके अंदर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जो, उसको कोक से साथ ट्रीट किया जाता है, कोक के साथ एक्चुअल में हीट किया जाता है इलेक्ट्रिक फर्नेस में, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज रहती है वो रहती है 1700 से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस में। और जो फाइनल, ये मल्टी स्टेप है रिएक्शन एक्चुअल में, और जो फाइनल आपका प्रोडक्ट है वो मिलता है आपको सिलिकॉन कार्बाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर। तो इसका सी है जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखो,
ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट अगेंस्ट HCl। तो इस रिएक्शन के अंदर जब ये रिएक्शन होती है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, तो इसमें मिथाइल ऑरेंज ही इंडिकेटर यूज होता है। तो इस इन चार ऑप्शन दे रखे थे, देखो A B एंड D, इन तीनों के अंदर फिनोक्सिलिन यूज किया हुआ है, बता रखा है उसने। तो एक्चुअल में मिथाइल ऑरेंज यूज होता है इंडिकेटर टू डिटेक्ट द फर्स्ट एंड पॉइंट। क्लियर? तो ये क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज करता है क्या, इसमें सोल्यूशन के रेड कलर से येलो कलर जो है एंड पॉइंट ये मिलता है हमें। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैकिंग फ्रैक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन था, किसके इक्वल होती है, आइसोटॉप मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर इनटू 10⁴। तो कौन सा ऑप्शन है, ए, आइसोटॉपिक मास माइनस मास नंबर ओवर मास नंबर इनटू 10⁴। ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, द स्मॉलेस्ट IF बॉन्ड एंगल इन IF7। तो IF7 अगर हम देखते हैं बच्चा, तो इसके अंदर IF7 की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इस बना के देखो क्या है, एक EF है, यहाँ लगा दो, पेंटागोन बना दो यहाँ पे, ये बन गया पेंटागोन। क्लियर? बाई पिरामिड, एक पिरामिड ये, एक ये वाला। ओके, तो अगर हम इनके बॉन्ड एंगल्स देखते हैं, तो IF7 जो होता है इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, एक होता है 90 डिग्री, एक होता है 72 डिग्री। ओके, तो अगर हम बात करें, ये वाला जो एक्सियल है और ये वाला जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ओके, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये वाला, ये रहता है 90 डिग्री। और एक जो जो दो इक्वेटोरियल्स के बीच में है बॉन्ड एंगल, वो रहता है 72 डिग्री। तो दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो उन्होंने कौन सा पूछा था, स्मॉलेस्ट FIF बॉन्ड एंगल। तो जो स्मॉलेस्ट FIF बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 72 डिग्री। तो इसका डी जो रहेगा वो रहेगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaCl have same crystal structure and approximately the same आयनिक रेडियस। तो हमें कंसिडर करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड और NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम है और उनका आयनिक रेडियस भी सेम है। इफ U इज द लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो क्या कंसिडर करना है आपने, कैल्शियम ऑक्साइड की एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी U, अप्रोक्सीमेट लैटिस एनर्जी NaCl की बतानी है, कितनी रहेगी, यू की टर्म में। ओके, तो अगर हमने ऐसे इनको बताना है तो हमें रिलेटिवली इनका देखना पड़ेगा। तो लैटिस एनर्जी हम अगर देखें, लैटिस एनर्जी जो NaCl की होती है वो होती है 786 किलो जूल पर मोल। और इसी तरह जो लैटिस एनर्जी है कैल्शियम ऑक्साइड की वो होती है 3430 किलो जूल पर मोल। क्लियर? तो अगर हमने रिलेटिवली इनका आंसर देखना है तो ऐसे करके देख लो, लैटिस एनर्जी NaCl की डिवाइडेड बाय लैटिस एनर्जी कैल्शियम ऑक्साइड की इज इक्वल टू कितनी है, NaCl की 786, इसकी है 3430। तो अगर आप इनको डिवाइड करते हो तो ये आता है आपका 0.23 अप्रोक्स आता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की है वो क्या है, यहाँ पर आपने कितनी दे रखी है इन्होंने, कि आपने क्या कंसिडर करनी है, कैपिटल U। तो अगर आप ये कंसिडर करते हो तो ये वाला U आपका इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल जो NaCl है, ओके, इसकी क्या आएगी, 0.23 U। ओके, तो ये वाली रहेगी इसकी लैटिस एनर्जी। तो आपके पास जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से जो नियर आंसर है वो क्या है, 0.25 U। ओके, ये वाला। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है, 1 मोल ऑफ मेटल कैन बी डिपोजिटेड व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ। तो इसमें अगर देखोगे तो हमने मेटल की टर्म में बताना है। ओके, तो अगर हम मेटल की टर्म में बताना है तो अगर इसमें देखो बेरियम क्लोराइड में जो मेटल के ऊपर चार्ज रहेगा
बेरियम 2 पॉजिटिव, इसके अंदर रहेगा कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव, इसमें रहेगा अल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और इसमें रहेगा Na पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी। तो क्यों क्यों रहेगा डी? क्योंकि इसमें क्या है पूछा हुआ, 1 मोल ऑफ मेटल कैन बी डिपॉजिटेड व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम बाकियों की बात करते हैं, बाकियों में जितने नंबर ऑफ आयन है उसी हिसाब से देखा जाएगा। इसमें देखो, इसमें 1 पॉजिटिव चार्ज है, ओके 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी NaCl के अंदर। तो अगर हम कॉपर सल्फेट में देखें, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें 2 फैराडे होगी, इसमें भी 2 फैराडे, और इसके अंदर क्या होगा 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अगर इसको क्या करवाना है, डिपॉजिट करवाना है। इन्होंने क्या बोला हुआ था, जिसमें 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका रहेगा डी ऑप्शन। विच एनाइन इज द वीकेस्ट बेस? तो अगर इन चार ऑप्शंस के अंदर देखोगे तो वीकेस्ट बेस एक ही दे रखा है बच्चे, वो है NO3 नेगेटिव। ये क्यों वीकेस्ट बेस है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, ओके। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इसका? HNO3। तो अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग देखोगे तो इनमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है जो भी है, वो सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग ही है, ओके। तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग नाइट्रिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए ये जो बना हुआ है NO3 नेगेटिव बेस, ये क्या है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट बेस, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। आगे क्या पूछा हुआ है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 नेगेटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी, क्योंकि कार्बोनिक एसिड ही है जो जब ये टूटता है, इसमें से क्या मिलता है हमें, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, ओके। तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस, तो ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, HCO3 नेगेटिव, इस कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और इसका H2CO3 क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन इन सिक्स्थ शेल ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स रिटर्न्स टू द सेकंड शेल। तो सिक्स्थ शेल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है सेकंड शेल के अंदर, किसके अंदर, किसका केस दे रखा है इन्होंने, हाइड्रोजन एटम्स का केस दे रखा है। तो उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का एक ही फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। तो डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस ऑफ लाइंस। तो क्या आएगा, डेल्टा एन की वैल्यू 6, ओके, -2 सिक्स्थ लाइन से सेकंड लाइन में। तो डेल्टा एन की वैल्यू रहेगी 4, यहाँ पे फिल कर दो। तो कितना आ गया, 4 × 5/2। तो आंसर रहेगा आपका 10। तो बी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो चार ऑप्शन दे रखे थे सारे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन गैस दे रखी थी, एक उनके आयंस दे रखे हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बी। तो क्या है बच्चे, जिसके अंदर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है आयन में, उसका साइज छोटा होता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल के भी देख सकते हो, और इनका बॉन्ड ऑर्डर चारों का ही मैंने निकाल के सिखा रखा है आपको। इसके लिए अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी 2 अपलोड करी हुई है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल में, कि उनके अंदर मैंने इनके बॉन्ड ऑर्डर भी निकालवाए हुए हैं, ठीक है। आप वहां से देख सकते हो, इनके मैं लिंक अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना। तो इसका बी रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, गुड solubility ऑफ आयनिक सॉलिड्स इन वाटर इज ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा डी। इसका रीजन, इसके दो ही जो होते हैं आयनिक सॉलिड्स है जो वाटर के अंदर, उनकी गुड solubility के दो ही रीजन होते हैं। एक होता है एनर्जी डिसोल्यूशन, एनर्जी डिसोल्यूशन, और सेकंड है इन्वायरमेंट, ओके। कोई जब ये ब्रेक करते हैं आयनिक सॉलिड के आयंस, ओके, एक्वस फेज के अंदर, तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो उसका इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। और एनर्जी डिसोल्यूशन, तो जब ये आयंस में ब्रेक करते हैं तो एनर्जी कंपनसेशन कैसे रहता है,
आयनिक बॉन्ड को ब्रेक होता है, और इसके साथ ही जब ये डिसॉल्व होता है, उस आयंस जब बनते हैं, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, उन दोनों एनर्जीज के बीच में जो कैसे कंपनसेशन रहता है, उसके ऊपर एनर्जी डिसोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट आयनिक का, तो इनके ऊपर ही डिपेंड करती है जो सोलबिलिटी आयनिक सॉलिड्स की, गुड सोलबिलिटी एक्चुअली। ओके, तो इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। तो ये 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके आगे के जो 20 है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह 4 वीडियोस आएंगी, अपलोड कर दूंगी। और ये 19th क्वेश्चन के लिए जो एक वीडियो है मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल की, उसमें से आप देख सकते हो, वो मैं अपलोड, उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हो। उसी मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां से इनकी कैसे हम निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं इनका, और इनके टर्म सिंबल्स कैसे हैं, वो सारे आप देख सकते हो उस वीडियो के अंदर। 2 वीडियोस है, आप देख लेना किसके अंदर है ये वाले एग्जांपल्स। ओके, अगर कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको कुछ भी समझ आया। ओके, थैंक यू।